ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सो लेक्चर नंबर 17 विल डिस्कस नाउ। ठीक है जी। इसमें जो एमसीक्यूज हम पढ़ेंगे इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो एक एमसीक्यूज है आप लोग लेके, लाइपोजेनेसिस एंड ग्लाइकोलिसिस इज अ characteristics feature of features of dash नंबर 1 एमसीक्यूज। एक कहते हैं कि लाइपोजेनेसिस एंड ग्लाइकोलाइसिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डैश। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज इसके साथ ही आता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग functions of insulin are true except। ठीक है, इसमें से जो क्वेश्चन आता है नंबर 1, प्रोमोट प्रोटीन सिंथेसिस increase glucose uptake into cell। number 3, decrease glycolysis। number 4, decrease glycogenolysis। ठीक है, ये एमसीक्यूज बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। इस पर एग्जामिनर आप लोगों की बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी नॉलेज टेस्ट करते हैं। ठीक है, कि आप लोगों को इंसुलिन की फिजियोलॉजी और इसकी बायोकेमिस्ट्री पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखें, ऐसा हार्मोन जो लिपिड की सिंथेसिस करे, लाइपोजेनेसिस मीन इट इज द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, और इसके साथ ग्लाइकोलिसिस, व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम ये है, ये हमारे पास क्या करता है, ये हाई ब्लड शुगर को कम करता है, ये ग्लूकोज को कम करता है। ग्लूकोज को कम करने के तरीके क्या है? या तो हम लिपिड बनाएं, क्योंकि अगर लिपिड को हम ना बनाएं तो लिपिड की लाइसिस होगी, और लिपिड की लाइसिस से क्या बनती है? फ्री फैटी एसिड, और फैटी एसिड कैन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, तो उससे ग्लूकोनियोजेनेसिस हो सकता है। तो हमें ग्लूकोज को कम करने के लिए लिपिड बनाने चाहिए कि लिपिड की लाइसिस चाहिए? बनाने चाहिए, ताकि वो लिपिड लाइसिस ना हो जाए, फ्री फैटी एसिड ना बने, तो लिपोजेनेसिस। और जो शुगर लेवल ऑलरेडी ज्यादा है उसकी हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे, ताकि उसकी फ्री लेवल क्या हो जाए? कम हो जाए। तो ऐसा हार्मोन जो लिपिड को बनाए और ग्लाइकोलिसिस को प्रोमोट करे, उसको बढ़ाए, तो किस हार्मोन की बात होगी? इंसुलिन। आंसर इज इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन कैन एक्टिवेट ग्लाइकोलिसिस टू ब्रेक डाउन मोर ग्लूकोज एंड इट कैन प्रोमोट लाइपोजेनेसिस टू डिक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो मुख्तलिफ तरीकों से इंसुलिन हाई शुगर को क्या कर सकती है? कम कर सकती है। इधर देखें, इनमें से कौन सा ऐसा एक्शन है जो इंसुलिन नहीं करता? इंसुलिन प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है, क्योंकि अगर ये प्रोटीन ना बनाए तो प्रोटीन की क्या होगी? ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन कैन गिव्स राइज टू अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स कैन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो हमने अमाइनो एसिड को क्या करना है? कंबाइन करके प्रोटीन बनाना है मसल मास के लिए। तो प्रोटीन सिंथेसिस इन द मस्कुलर टिश्यू, इट इज द एक्शन ऑफ इंसुलिन। ये ठीक है। ग्लूकोज अपटेक इनटू द सेल, ये हाई ग्लूकोज को किसको देता है? सेल को, ताकि ब्लड के अंदर शुगर लेवल क्या हो जाए? कम हो जाए। ये भी ठीक है। व्हाट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस? इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। देखें, अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाए? इंक्रीज। इफ देयर इज इंक्रीज लेवल ऑफ ब्लड शुगर लेवल, this excess glucose is converted into storage form, it is known as a glycogen। अगर हम ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाएं, द कंसेप्ट इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना, इसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। और अगर हम इस ग्लाइकोजन को वापस किस में कन्वर्ट करें?
ग्लूकोज, तो इसको हम तोड़ेंगे तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो अगर किसी को डायबिटीज है, उसका ऑलरेडी शुगर लेवल ज़्यादा है, तो उसका ग्लाइकोजिनोलाइसिस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेंगे डायबिटिक पेशेंट में, तो हम मजीद क्या चीज़ प्रोड्यूस करेंगे, ग्लूकोज। तो इंसुलिन ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनहिबिट करेगा कि प्रोमोट करेगा, इनहिबिट, तो इट डिक्रीज ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये भी ठीक है। लेकिन जो ग्लाइकोलाइसिस है, फ्री ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को क्या करेगा, ज़्यादा करेगा, प्रोमोट करेगा, और यहाँ पे लिखा होता है डिक्रीज। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर ट्रू रिगार्डिंग इंसुलिन एक्सेप्ट आंसर इज डिक्रीज ग्लाइकोलाइसिस। It will promote glycolysis. Glycolysis is the breakdown of glucose molecule into 2 molecule of pyruvic acid. तो जितना ये ग्लूकोज की ब्रेकडाउन प्रोमोट करेगा, उतना हाई ग्लूकोज किसकी तरफ आएगी, लो की तरफ आएगी। फिर नेक्स्ट देखे दिस इंसुलिन कम फ्रॉम दी पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज इज अ मिक्स्ड ग्लैंड विच विल सिक्रीट इंसुलिन। पेंक्रियाज के अंदर एक स्पेसिफिक एरिया है, उसको हम क्या कहते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन। इसके अंदर डिफरेंट सेल्स पाए जाते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन के अंदर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। हमें जनाब देखे नंबर 1, इसके अंदर जो सेल है, फर्स्ट इज कॉल्ड बीटा सेल्स, इसके अंदर नेक्स्ट होता है अल्फा सेल्स, और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन कंटेन डेल्टा सेल्स। ये 3 तरह के सेल जनाब हमारे पास आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन के अंदर, जो मेन सेल है, जो फॉर एमसीक्यूज पर्पसेस इंपॉर्टेंट है, these 3 सेल आर मेक टूगेदर द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन। बीटा सेल से क्या चीज आती है, इंसुलिन। इंसुलिन सिक्रीशन इज अकोरिंग फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज। अल्फा सेल से क्या चीज आएगी, आंसर इज ग्लूकागोन। यहाँ से ग्लूकागोन हार्मोन आता है, और यहाँ से सोमेटोस्टेटिन आता है। सो दीज 3 आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। इसमें जो एमसीक्यूज है वो बीटा सेल पे आता है, इससे इंसुलिन की सिक्रीशन होती है। अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन आता है, डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज इसके साथ जो आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल मेक द मोर population in islets of Langerhans। ये भी याद रखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कौन से सेल है इन तीनों में से जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, आंसर इज बीटा सेल्स। तो बीटा सेल्स इज द मोस्ट अबंडेंट सेल इन द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन, इसलिए ताकि वो इंसुलिन ग्लूकोज पे चेक रख सके। क्लियर है। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन के अंदर ये 3 टाइप्स के सेल है, और इन 3 टाइप सेल के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के कौन से सेल होते हैं, बीटा सेल। बीटा सेल इस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन का कितना % बनाता है, 60 to 70% बनाता है। क्लियर है। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए ये चीज आप लोगों को एग्जाम में फिर याद रहनी चाहिए। अनदर क्वेश्चन इफ इट इज कम इन द एग्जाम कि पेंक्रियाज एम्ब्रियोलॉजिकली कम फ्रॉम, ये भी एमसीक्यूज है। पेंक्रियाज एम्ब्रियोलॉजिकली किस लेयर से आता है, आंसर इज एंडोडर्म, ये एंडोडर्म से आता है। सो पेंक्रियाज इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। दिस इज अगेन वन ऑफ द फेवरेट एमसीक्यूज, हाईली टेस्टेड इन द एग्जाम क्वेश्चन। ओके, अब देखें अगर हम ब्लड ग्लूकोज की बात करें, दिस इज ब्लड ग्लूकोज। द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ब्रेन इज ग्लूकोज, वो ग्लूकोज है। अगर ब्रेन को प्रॉपरली ग्लूकोज ना मिले तो फिर डिमांड और सप्लाई के दरमियान इम्बैलेंस आ सकती है, एंड देयर विल बी डिक्रीज और देयर विल बी अल्टर्ड मेंटल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। देखें अगर किसी वजह से फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल ग्लूकोज डिस्टर्ब हो जाए और ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाए, बढ़ जाए, दैट इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। या ग्लूकोज का लेवल डिस्टर्ब हो जाए और वो नॉर्मल लेवल से किधर जाए, बिलो, कम हो जाए, उसको क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। सो हाइपरग्लाइसीमिया के अंदर द हार्मोन विच कैन डिक्रीज दिस हाई शुगर इनटू नॉर्मल, दैट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। ये इंसुलिन का काम है। सो इंसुलिन विल रिलीज if blood sugar level is already high,
अगर ग्लूकोज का लेवल ऑलरेडी हाई है, when there is hyperglycemia, the hormone to be released to decrease that high level of glucose is insulin। लेकिन अगर ग्लूकोज का लेवल कम हुआ है और उसको हमने क्या करना है, इंक्रीज करना है, उठाना है, बढ़ाना है, तो कौन सा हार्मोन आएगा? आंसर इज ग्लूकागोन। सो ग्लूकागोन इज अ हार्मोन विच इज कम फ्रॉम द अल्फा सेल ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और ये लो ग्लूकोज को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग टू हार्मोन दे कैन प्ले अ रोल इन द बैलेंस ऑफ ग्लूकोज? वन इज इंसुलिन, अनदर इज ग्लूकागोन। तो वैसे ग्लूकागोन की स्टिमुलस क्या है? What is the physiological stimulus of glucagon? Hypoglycemia। और physiological stimulus for insulin is hyperglycemia। क्लियर है? तो देखें ग्लूकागोन it will come when glucose is gone। तो ग्लूकोज गॉन का मतलब ग्लूकोज की लेवल क्या होगी? वो कम होगी, तो देयर विल बी हाइपोग्लाइसीमिया। ओके जी, अब नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। ये क्लियर है, इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी हम अभी मजीद पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को फिजियोलॉजी, क्योंकि ड्रग्स वगैरह तो सबको आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो एग्जाम में लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं वो ये फिजियोलॉजीज होती हैं। ठीक है, तो इंसुलिन की बात करते हैं। इंसुलिन की हम देखें, इंसुलिन हेडिंग दें, इंसुलिन, इस पे हम नॉर्मल फिजियोलॉजी के ऊपर एमसीक्यूज हल करेंगे। व्हाट विच नेचर ऑफ हार्मोन इंसुलिन इज? इट इज अ पेप्टाइड नेचर हार्मोन। नंबर वन, इट इज पेप्टाइड नेचर हार्मोन। ठीक है, पेप्टाइड नेचर हार्मोन कंटेनिंग टू पोलीपेप्टाइड चेन, टू polypeptide chains। Peptide chain consist of 51 amino acid। फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं जो इंसुलिन है इसकी स्ट्रक्चर में दो पोलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं और इन दोनों पोलीपेप्टाइड चेन के अंदर टोटल अमीनो एसिड कितनी होती है? 51 होती हैं। तो देखें, अगर ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है इंसुलिन के स्ट्रक्चर में, दिस इज अनदर पॉलीपेप्टाइड चेन, तो इन दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो टोटल अमीनो एसिड नंबर है वो कितना है? 51 है। अब इन दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन के दरमियान, एमसीक्यू सुन ले, इन दोनों के दरमियान बॉन्डिंग होगी। इन द बॉन्डिंग क्रिएटेड बिटवीन दीज टू पॉलीपेप्टाइड चेन इज सल्फर। ये क्या है? सल्फर। लेकिन ये एक सल्फर है कि दो? तो टू पोलीपेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन आर बॉन्डेड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसको हम क्या कहते हैं? डाइसल्फाइड। तो यहां पे लिखना है द टू पोलीपेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन is held together by which bond? Disulfide bond। अंदर MCQs। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड में जनाब आती है। ठीक है जी, ओके। ये इंसुलिन के बारे में स्ट्रक्चर में ये याद रखें, इंसुलिन जब भी जाकर रिसेप्टर पे काम करेगा तो ये पेप्टाइड हार्मोन है कि स्टीरॉयड है? ये पेप्टाइड है। और पेप्टाइड हार्मोन जैसा कि ग्रोथ हार्मोन पेप्टाइड, जैसा कि ग्रोथ हार्मोन कितने अमीनो एसिड से बनता है? 191। पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच अभी आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा, 84 अमीनो एसिड, वो भी पेप्टाइड है। इस तरह इंसुलिन भी पेप्टाइड हार्मोन है, कितने अमीनो एसिड से बनता है? 51। तो उसकी रिसेप्टर सेल के अंदर हो गया मेम्ब्रेन पे, मेम्ब्रेन रिसेप्टर पे होती है। तो इंसुलिन रिसेप्टर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन, इंसुलिन वर्क ऑन मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, ये मेम्ब्रेन रिसेप्टर पे काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन विच इज वेरी हाई यील्ड, द सेकंड मैसेंजर फॉर इंसुलिन एक्शन इज। हाँ जी, हमने हार्मोन्स के पहले लेक्चर में पढ़ा था, वो चीज़ आप लोगों ने बार बार रिपीट करनी है, जो हमने सेकंड मैसेंजर का एक लिस्ट बनाया था। कुछ सेकंड मैसेंजर्स होते हैं जिसको साइक्लिक एमपी कहते हैं, कुछ हार्मोन सेकंड मैसेंजर IP3 पे काम करते हैं, लेकिन एक था टायरोसिन काइनेस। इंसुलिन इज द ओनली हार्मोन
विच एक्ट ऑन विच सेकंड मैसेंजर, टायरोसिन काइनेज। ये एंजाइम पे काम करता है। सो टायरोसिन काइनेज दिस इज द सेकंड मैसेंजर फॉर द एक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। तो इसका तो एक रिसेप्टर याद रखे कि मेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है। दूसरी बात इसमें ये याद रखनी है कि इसकी जो सेकंड मैसेंजर है वो किस चीज की एक्शन है, टायरोसिन काइनेज। क्लियर है। लेकिन सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की सिंथेसिस किस तरह होती है, सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन कि हाउ इंसुलिन इज सिंथेसाइज। ये सबको पता है कि इंसुलिन इज सिंथेसाइज इन विच सेल ऑफ पेंक्रियाज, बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज। देखें हम बीटा सेल की बात करते हैं तो इन बीटा सेल हमारे पास द वेरी इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन विच इज फॉर्म इज कॉल्ड प्री प्रो इंसुलिन। इसको हम क्या कहेंगे, प्री प्रो इंसुलिन। प्री प्रो इंसुलिन इज द वेरी वेरी इनएक्टिव इमेच्योर फॉर्म ऑफ इंसुलिन। ये कहाँ पे सिंथेसाइज हो गया है, बीटा सेल। लेकिन एमसीक्यूज ये है कि प्री प्रो इंसुलिन जो सबसे इमेच्योर स्टेट है ये बीटा सेल के अंदर किस जगह पे बनेगा, आंसर इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि हर एक सेल के अंदर अपने क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं। साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, ये सारी चीजें हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वन ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ। तो ये जनाब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। नंबर 1 एमसीक्यू, जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये बन जाता है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही इससे प्री वाला पार्ट रिमूव होकर मजीद एक्टिव की तरफ आता है और ये किस में कन्वर्ट होता है, प्रो इंसुलिन में। ठीक है, ये प्रो इंसुलिन जब रफ एंडोप्लाज्मिक में यूं ही बन जाता है तो फिर ये आता है गाल्जी अपैरेटस में। किधर आता है, गाल्जी अपैरेटस। तो यहाँ से जनाब ये आ जाता है गाल्जी अपैरेटस, जिसको हम गाल्जी बॉडीज भी कहते हैं। ठीक है, गाल्जी अपैरेटस। और प्रो इंसुलिन यहाँ पे एमसीक्यूज देके फिर ये किस में कन्वर्ट होगा, इंसुलिन प्रॉपर में, इंसुलिन। लेकिन जब प्रो इंसुलिन किस में कन्वर्ट होगा, इंसुलिन में, तो साइड बाय साइड एक चीज रिलीज होगी जिसको हम क्या कहेंगे, सी पेप्टाइड। क्या कहेंगे उसको, सी पेप्टाइड। तो देखिए आप लोग कहोगे कि इस सी पेप्टाइड का हमें फायदा क्या है। हाँ जी, whenever there is increased insulin in the blood we think about two, either it is endogenous release, either the patient is taking from the outside। exogenous source से भी इंसुलिन ले सकता है बंदा ना, किसी ने अगर बाहर से इंसुलिन दिया है इंजेक्शन में तो उसके साथ सी पेप्टाइड का कोई सीन है नहीं। लेकिन जिस इंसुलिन के साथ इक्वली अमाउंट में किस चीज का लेवल ज्यादा हो, so that will be endogenous release। So C-peptide is a test which will differentiate the source of insulin, that either it is coming from endogenous source or exogenous source। अब इधर देखें, ये 3 स्टेप्स में क्या चीज बन गई, इंसुलिन। अब अगर इंसुलिन बन गया है बीटा सेल में, हाँ जी, और हमें इसकी जरूरत नहीं है तो इसको जाया करना चाहिए, रिलीज करना चाहिए या स्टोर करना चाहिए। हाँ जी, स्टोर करना चाहिए। इंसुलिन तो बन गया लेकिन अगर ब्लड शुगर नॉर्मल है तो उसको रिलीज करना चाहिए, नहीं रिलीज, क्योंकि तो नॉर्मल शुगर को कम करेगा। तो इसको बीटा सेल में क्या करना चाहिए, स्टोर इनसाइड वेसिकल्स। द बॉल लाइक स्ट्रक्चर इन द बीटा सेल विच स्टोर द एक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन, दैट इज नोन एज अ वेसिकल। तो प्री प्रो इंसुलिन कहाँ पे बन गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रो इंसुलिन कहाँ पे स्टोर हो गया, गाल्जी अपैरेटस। और इससे इंसुलिन प्रॉपर जब बन गया वो कहाँ पे स्टोर हो गया, वेसिकल में। ये सारा किस्सा किधर हो रहा है, ये बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज में हो रहा है। अब इधर देखिए नेक्स्ट हेडिंग दे, रिलीज ऑफ इंसुलिन। इंपोर्टेंट, इंसुलिन की रिलीज कैसे होगी, ये तो हमने अभी तक पढ़ लिया, सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हाउ इंसुलिन इज रिलीज फ्रॉम द बीटा सेल। तो बीटा सेल इस तरह डायग्राम ड्रा करें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस पे डायबिटीज के अंदर कुछ ड्रग्स भी यहाँ पे काम करते हैं। तो फार्माकोलॉजी विल बी सुपर इजी इफ यू नो दिस फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट। ये हम किस सेल को ड्रा कर चुके हैं, दैट इज बीटा। और इस बीटा सेल के अंदर पहले से क्या चीज बनी है, इंसुलिन। इंसुलिन बनी है। अब इंसुलिन से हमने फायदा तब लेना है जब हम ये किधर ले जाए, ब्लड में रिलीज। अब हम वो रिलीज पढ़ेंगे। एमसीक्यूज को देखे, बीटा सेल ऑफ पेंक्रियाज, इसके मेम्ब्रेन पर एक ट्रांसपोर्टर होता है, इसको हम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 कहते हैं। हाँ जी, इसको कहते हैं GLUT2। GLUT2 स्टैंड फॉर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2। GLU मतलब ग्लूकोज, T फॉर ट्रांसपोर्टर।
सो विच ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट इन बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास? GLUT2। इस GLUT2 ट्रांसपोर्टर के जरिए, फॉर एग्जाम्पल ये ब्लड है, सुन ले, दिस इज द ब्लड। इस ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज का लेवल क्या है? ज्यादा है। रिमेंबर, व्हेनेवर ग्लूकोज लेवल इज हाई इन द ब्लड, that high glucose will come into the GLUT2 transporter and enter to which cell? बीटा सेल। क्लियर है? अब आप लोगों से ये क्वेश्चन भी आ सकता है, यार व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ब्लड शुगर लेवल एंड GLUT2 ट्रांसपोर्टर? आंसर इज डायरेक्ट। जितना ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होगा उतना GLUT2 सेंसिटाइजेशन क्या होगी? ज्यादा। उतना एंट्री ऑफ ग्लूकोज क्या होगा? ज्यादा। अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल कम है तो फिर ग्लूकोज अंदर जाना ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। तो कंसंट्रेशन या सीरम ग्लूकोज लेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंट्री ऑफ ग्लूकोज थ्रू विच ट्रांसपोर्टर? GLUT2 इनटू द बीटा सेल। फोकस करें, अगर ज्यादा ग्लूकोज हो गए ब्लड में तो इधर से ज्यादा ग्लूकोज आएंगे। व्हेन ग्लूकोज एंटर इनटू द बीटा सेल, हाँ जी, मुझे ये बताए ग्लूकोज इज हाउ मच कार्बन कंपाउंड? 6 कार्बन कंपाउंड। इसका फार्मूला क्या है? C6H12O6। तो इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन। तो ये 6 कार्बन कंपाउंड है। अब एमसीक्यूज को देखें, इस ग्लूकोज के साथ बीटा सेल में एक एंजाइम मिल जाता है। एंजाइम इज कॉल्ड हेक्सोकाइनेस। उस एंजाइम का नाम क्या है? हेक्सोकाइनेस, या इस एंजाइम को हम फ्रुक्टोकाइनेस भी कहते हैं। वो इस ग्लूकोज को एक क्या अटैच कर देता है? हाँ जी, फास्फेट। क्या अटैच करता है? काइनेज इज द एंजाइम विच एड फास्फेट टू समथिंग। काइनेज उस एंजाइम काइनेज वो टर्मिनोलॉजी है एंजाइम में जो किसी चीज को क्या ऐड करे? फास्फेट। तो इधर देखें, काइनेज जिस एंजाइम में आ जाए तो एडिशन ऑफ व्हाट? एडिशन ऑफ फास्फेट। अगर आ जाए फास्फेटेज, ये हम आगे पढ़ेंगे, फास्फेटेज, रिमूवल ऑफ फास्फेट। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एंजाइम विच इज एंडिंग द वर्ड काइनेज, इट मीन दैट एंजाइम इज गोइंग टू ऐड फास्फेट टू समथिंग। और अगर फास्फेटेज है तो उससे क्या रिमूव करेगा? फास्फेट। अब ये काइनेज है तो काइनेज का मतलब क्या है? या हेक्सो का मतलब क्या है? 6। ये 6 कार्बन कंपाउंड को क्या ऐड करेगा? फास्फेट। इसका दूसरा नाम है क्या है? ग्लूकोकाइनेस। कि किसको ऐड करेगा? ग्लूकोज को। तो हेक्सोकाइनेस ग्लूकोकाइनेस सेम थिंग है। जब ये इसको फास्फेट ऐड करेगा तो इससे बनेगा ग्लूकोज 6 फास्फेट, क्योंकि ये इसको किस नंबर पे फास्फेट ऐड करेगा? 6 नंबर। और ये एमसीक्यूज अगर आ जाए कि ग्लूकोज व्हेनेवर ऐड फास्फेट बाय द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेस, तो ये फास्फेट इस एंजाइम ने कहां से ली है? एटीपी से। और एटीपी से अगर हम एक फास्फेट रिमूव करें तो ये क्या बन जाएगा? एडीपी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट विल कन्वर्ट इनटू एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इससे एक फास्फेट हेक्सोकाइनेज रिमूव करके ग्लूकोज के किस नंबर कार्बन पे अटैच करता है? 6 नंबर। अब इधर देखें, जब ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है बीटा सेल में, दिस ग्लूकोज इन द बीटा सेल ग्लूकोज 6 फास्फेट विल एंटर टू टेक पार्ट इन विच प्रोसेस? ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ये जो ग्लूकोज है ये ब्रेक होगा और ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन ग्लाइकोलिसिस के बाद किस में एंटर करेगा? क्रेब, हाँ जी, साइकिल। और क्रेब साइकिल के बाद ये किधर चला जाएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाएगा। ये हम आगे पढ़ेंगे अभी कि व्हेनेवर ग्लूकोज 6 फास्फेट एंटर टू दी ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड से फ्यूचर में बनता है एसिटाइल को ए एंड इट विल एंटर टू दी क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल के अंदर जितनी भी चीजें पैदा होगी NADH FADH2 वो किधर जाएगी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए उस चीज से हमें क्या मिलेगी? ATP मिलेगी। क्लियर है? अब फर्स्ट एड अगर आप लोग उठाएंगे ना, फर्स्ट एड में क्या लिखा है देखे कि व्हेनेवर ग्लूकोज एंटर टू द बीटा सेल it will metabolize and at the end it will gives rise to ATP. कैसे metabolize? Glucose will pick 1 phosphate due to hexokinase will convert glucose into glucose 6 phosphate. ये glucose 6 phosphate किस में जाएगा? ग्लाइकोलिसिस से होते हुए इलेक्ट्रॉन फ्रंट और हमें क्या प्रोवाइड करेगा? ATP। इधर फोकस करें, इस बीटा सेल के मेम्ब्रेन में एक और चैनल होता है इस तरह जिंक साइड, और यहाँ पे एक चैनल है। ये दोनों चैनल आप लोगों ने याद रखने हैं। इस चैनल के जरिए पोटासियम आर गोइंग
आउटसाइड ऑफ द सेल, क्योंकि सेल्स आर पोटासियम बैग्स, सेल के अंदर पोटासियम ज्यादा होते हैं, तो इस चैनल के जरिए कौन सी चीज बाहर जा रही है, पोटासियम। पोटासियम अगर बाहर जाएगी तो द सेल बिकम इनसाइड नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पोटासियम इज प्लस, तो सेल अगर प्लस लूज करेगी तो सेल के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब जब ग्लूकोज आ गया, सुन ले अब यहाँ पे इंपोर्टेंट है, जब ग्लूकोज आ गया तो इसने एट द एंड क्या प्रोड्यूस की, एंड दिस एटीपी इज द एनर्जी विच इज अप्लाइड ऑन दिस चैनल, और ये इस चैनल को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। पोटासियम का बाहर जाना क्या कर देती है, नॉर्मली बीटा सेल में पोटासियम अंदर से किधर जाती है, बाहर जाती है। जब ये एटीपी प्रोड्यूस हो जाए तो फिर ये पोटासियम की ई फ्लक्स को रोक लेगी, तो इसकी वजह से पोटासियम किधर रहेगी, अंदर, सो द सेल बिकम डीपोलराइज। और पोटासियम जब लेवल थोड़ी हद तक बढ़ जाएगी, दिस एक्सेस पोटासियम इज अ सिग्नल फॉर दिस चैनल, और इसके जरिए कौन सी चीज बाहर से अंदर आना शुरू करेगी, कैल्शियम। और जितना कैल्शियम ज्यादा आएगी द सेल बिकम मोर डीपोलराइज, पॉजिटिव चार्ज होगा, और जितना सेल ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो सेल कंट्रैक्शन के चांसेस, और जब वो कंट्रैक्ट होगा तो वो अपने आप से क्या चीज रिलीज करेगी, इंसुलिन रिलीज करेगी, और इंसुलिन जाकर हाई शुगर को कम करेगी। समझ आ गई कि नहीं? सो दिस ऑल अबाउट द हिस्ट्री एंड द थीम बिहाइंड हाउ बीटा सेल रिलीज। इस कंसेप्ट में क्या पढ़ लिया हमने, सिंथेसिस ऑफ बीटा सेल, कि बीटा सेल इंसुलिन बनाता कैसे है। इस कंसेप्ट में हमने क्या पढ़ लिया कि बीटा सेल इंसुलिन को रिलीज कैसे करता है। इंसुलिन रिलीज तब हुआ जब हमने किस चीज को अंदर किया, कैल्शियम, और ये तब हुआ जब हमने किस चीज को ब्लॉक किया, पोटासियम, और ये तब हुआ था जब हमारे पास एटीपी जनरेट हुई थी किस चीज से, ग्लूकोज के आने से। तो ग्लूकोज का अंदर आना बीटा सेल में इज रिक्वायर्ड फॉर द रिलीज ऑफ इंसुलिन, और ये तब होगा जब ब्लड शुगर लेवल क्या हो, ये ज्यादा हो। इसलिए द स्टिमुलस फॉर द रिलीज ऑफ इंसुलिन इज हाइपरग्लाइसीमिया। क्लियर है, ये हाइपरग्लाइसीमिया, और ये इंसुलिन फिर ब्लड के अंदर जाकर मुख्तलिफ तरीकों से इस हाई शुगर को क्या करेगा, कम करेगा। तो अब लेके फंक्शंस ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन फिर आगे क्या करेगा, क्योंकि ये सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन है। देखे हम डायबिटीज में एक ड्रग पढ़ेंगे, शायद आप लोगों ने नाम सुनाओ, इसका नाम है ग्लिप्जाइड, ग्लिप्जाइड, या एक और ड्रग है इसको कहते हैं ग्लेमेप्राइड, ग्लेमेप्राइड या ग्लाइब्यूराइड, ये ड्रग है ग्लिप्जाइड, ग्लेमेप्राइड। इट इज ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। इन ड्रग्स की फैमिली को क्या कहते हैं, सल्फोनाइल यूरिया। कौन सी फैमिली, सल्फोनाइल यूरिया। ये क्या करते हैं, दीज ड्रग डायरेक्टली इनहिबिट विद चैनल, पोटासियम चैनल। जब ये पोटासियम चैनल को इनहिबिट करेंगे तो फिर अंदर पोटासियम बढ़ जाएंगे, और वो किस चीज की रिलीज को बढ़ाएंगे, कैल्शियम, और यहाँ से ज्यादा क्या निकलेगी, इंसुलिन, और वो शुगर को कम करेगी। सो इफ यू नो द कंसेप्ट ऑफ फिजियोलॉजी, सुपर इजी द कंसेप्ट ऑफ फार्माकोलॉजी। ग्लिप्जाइड, ग्लाइब्यूराइड, जितने सल्फोनाइल यूरिया है, दे डिक्रीज ग्लूकोज बाय रिलीजिंग मोर इंसुलिन बिकॉज दीज ड्रग प्राइमरीली इनहिबिट पोटासियम इफ्लक्स। क्लियर है, ये पोटासियम की बाहर जाने को रोक देती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं इंपोर्टेंटली एग्जाम के अंदर। देखिए फंक्शंस ऑफ इंसुलिन, अगर इंसुलिन रिलीज हो गया तो उसने जाकर क्या करना है, फंक्शन इसने कौन कौन से करने हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ इंसुलिन, कि वो कौन कौन से डिफरेंट फंक्शन है जो इंसुलिन करेगा और उस वजह से वो हाई शुगर लेवल को कम करेगा। नंबर 1, ये शुगर लेवल कैसे, ग्लूकोज कैसे कम करेगा, ये ग्लूकोज की जो अपटेक है सेल में बढ़ाएगा कि कम करेगा, ये बढ़ाएगा। तो लेके इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक इनटू द सेल। फॉर एग्जांपल किस सेल में, स्केलेटल मसल सेल एंड व्हाट, एडिपोज टिश्यूज। ये एमसीक्यूज हैं। एडिपोज टिश्यू और स्केलेटल मसल सेल के अंदर ये इंसुलिन क्या करता है, ये ब्लड के अंदर हाई ग्लूकोज को अंदर करा देता है, मतलब ब्लड से ये ग्लूकोज की अपटेक को बढ़ा देता है। अब कैसे, तो यहाँ पे पॉइंट याद रखें कि फॉर एग्जांपल अगर हम स्केलेटल मसल सेल ले या एडिपोज टिश्यू की सेल, ये स्केलेटल मसल सेल है, देखिए ये ब्लड के अंदर किस चीज की लेवल बढ़ गई है, ग्लूकोज। तो हमारा टारगेट ये है कि इस ग्लूकोज को ब्लड में कम करना। अब स्केलेटल मसल सेल, इस पे हमारे पास ग्लूकोज के क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टर। द ट्रांसपोर्टर थ्रू विच ग्लूकोज इज एंटर्ड फ्रॉम ब्लड इनटू द
skeletal muscle cell. Anyone can tell me what is this transporter? That is called GLUT4. ये कौन सा होता है? GLUT4. बीटा सेल में कौन सा था? GLUT2. लेकिन जो स्केलेटल मसल के ऊपर ग्लूकोज की अपटेक के लिए जो ट्रांसपोर्टर पड़े है वो क्या है? GLUT4 है। अब इस GLUT4 के जरिए हम ग्लूकोज को ब्लड से किधर ले जाएंगे? स्केलेटल मसल सेल में। लेकिन इस GLUT4 पे काम करने के लिए कौन सा बन जाएगा? इंसुलिन। तो इंसुलिन एक्ट ऑन GLUT4 एंड इट विल इंक्रीज द अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल, और ये ब्लड के अंदर इस ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा? ये काम करेगा। GLUT4 ट्रांसपोर्टर इन द सेम टाइम in the same way also present in which tissue? Answer is adipose tissue. तो चाहे adipose tissue पेपर में आ जाए, चाहे skeletal muscle आ जाए, कि कैसे इन दोनों सेल को ग्लूकोज की अपटेक इंसुलिन बढ़ाता है by acting on which transporter of GLUT4 ट्रांसपोर्टर। तो ये ग्लूकोज की जो अपटेक है ये इंसुलिन डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट है। सो GLUT4 ट्रांसपोर्टर इज इंसुलिन डिपेंडेंट अपटेक। क्लियर है? और ये पूरी बॉडी में, पूरी ह्यूमन बॉडी में सिर्फ दो जगहों पे है, स्केलेटल मसल सेल और एडिपोज। तो मैक्सिमम इन सेल के अंदर हम ग्लूकोज की अपटेक करा सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट लिखे, इंसुलिन का दूसरा काम यह है प्रोमोट प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोमोट प्रोटीन सिंथेसिस, इसका मतलब यह है कि अमाइनो एसिड को मिलाकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। क्यों? ताकि प्रोटीन की ब्रेक डाउन ना हो जाए, क्योंकि उसकी ब्रेक डाउन से अमाइनो एसिड बनेंगे और अमाइनो एसिड कैन कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। तो ये कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन बने ताकि नए ग्लूकोज ना बने। तो ये मसल मास को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो प्रोमोट प्रोटीन सिंथेसिस इन मसल सेल्स, ठीक है, स्केलेटल मसल्स। नेक्स्ट लेके प्रोमोट फैटी स्टोर, फैट स्टोरेज। ये फैट्स की स्टोरेज को ज्यादा करता है टू प्रिवेंट लिपिड लाइसिस। ये लिपिड लाइसिस को प्रिवेंट करता है। क्यों? अगर लिपिड लाइसिस हो जाए तो फिर क्या बनेगी? फैटी एसिड्स, और फैटी एसिड से ग्लूकोज बन सकते हैं कि नहीं? फैटी एसिड से ग्लूकोज बन सकते हैं। मुझे ये बताए, इधर देखें, अगर ये प्रोटीन है, प्रोटीन किससे बनते हैं? हाँ जी, अमाइनो एसिड्स। लिपिड्स किससे बनते हैं? फैटी एसिड्स। शाबाश, ये फिजियोलॉजी आप लोगों ने स्ट्रांग करनी है, कंफ्यूजिंग एरियाज हैं। अमाइनो एसिड्स को मिलाकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन। फैटी एसिड्स को मिलाकर लिपिड। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोटियोजेनेसिस, प्रोटीन का फॉर्मेशन होना। इसको हम क्या कहेंगे? लेपोजेनेसिस। लेपोजेनेसिस मीन लिपिड का बनना। लेकिन इसका फिर से वापस इसमें जाना प्रोटियोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस। और इसको हम क्या कहेंगे? अगर ये यहां से वापस इधर आएगी, इसको हम लाइपोलाइसिस कहते हैं। ये बायोकेमिकल वर्ड है। अब इधर देखें, अगर हम प्रोटियोलाइसिस करेंगे, सुन ले, प्रोटियो, इससे क्या बनेगी? अमाइनो एसिड। दिस अमाइनो एसिड हैज द टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, याद रखें। और अगर हम लिपिड को ब्रेक करके क्या बनाए? फैटी एसिड। तो फैटी एसिड भी मुख्तलिफ रिएक्शंस के जरिए जाकर किस में कन्वर्ट हो सकती है? ग्लूकोज। ये अमाइनो एसिड कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन है। ये प्रोटीन, ये क्या है? लिपिड है। और ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो हमने कार्बोहाइड्रेट चीज बनाई है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। अगर अमाइनो एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए या फ्री फैटी एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए तो ऐसे न्यू ग्लूकोज की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब इधर देखिए, इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन चाहते हैं कि हमें ग्लूकोज लेवल कम करूं, तो ये क्या करेगा? ये प्रोटीन बनाने की कोशिश करेगा कि तोड़ने का? बनाने का। तो ये प्रोटीन प्रोमोट करता है कि बन जाए ताकि ये चीज ना जाए, ग्लूकोज ना जाए। और ये लिपिड की बनाने का काम करेगा कि तोड़ने का? बनाने का काम करेगा। तो फैट स्टोरेज ज्यादा करेगा ना, ताकि फैट ज्यादा स्टोर हो जाए और क्या चीज ना हो जाए? लिपिड लाइसिस। तो हम कहते हैं कि ये प्रोटियोजेनेसिस को प्रोमोट कर सकता है। और ये किसको प्रोमोट करता है? लेपोजेनेसिस। इसकी वजह से इसका काम ज्यादा तोड़ फोड़ का है कि बनाने का है? बनाने का। इसको एनाबोलिक हार्मोन ऑफ द बॉडी कहते हैं। दोज हार्मोन विच मेक द सब्सटेंसेस, ज्यादा चीजें बनाता है, दैट इज कॉल्ड एनाबोलिक हार्मोन। फोर्थ नंबर ये क्या करेगा?
एक्टिवेट ग्लाइकोलाइसिस। व्हाट इज दिस? कि जो ग्लूकोज है उसकी ब्रेक डाउन प्रोसेस क्या करेगा? बढ़ाएगा, ताकि फ्री ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक हो जाए और उसकी फ्री लेवल क्या हो जाए? कम हो जाए। तो ग्लाइकोलाइसिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और हमने इसको तोड़ने इसलिए है, हमने फ्री ग्लूकोज को कम करना है, तो ग्लाइकोलाइसिस को एक्टिवेट करेगा। नंबर 2, इनहिबिट हाँ जी ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम करता है ताकि नए ग्लूकोज ना बनाए। हाँ जी, प्रोमोट हेपेटिक मीन लीवर के अंदर ग्लाइकोजेनेसिस। व्हाट इज दिस अदनान? ग्लाइकोजेनेसिस इट इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, कि जो एक्सिस ग्लूकोज है वो जल्दी किस में कन्वर्ट हो? ग्लाइकोजन में, फ्री ग्लूकोज कम हो जाए। लेकिन ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को इनहिबिट करेगा ना, तो इनहिबिट ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस को प्रोमोट करता है और ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनहिबिट करता है। तो 7 नंबर लेके इनहिबिट हाँ जी ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इफ यू नो दिस फिजियोलॉजी कंसेप्ट, it is a little bit confusing, but it all depend upon your learning capability and practice. बार बार इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है? इंशाल्लाह a day will come, it is very very easy for you guys. इंसुलिन बीटा सेल में बनता कैसे है वो भी हमने देख लिया। इंसुलिन की बीटा सेल से रिलीज किस तरह होती है वो भी हमने देख लिया। और इंसुलिन हाउ दिन कैन डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल, दीज आर द डिफरेंट वेज। मल्टीपल तरीकों से इंसुलिन जाकर ब्लड में काम करता है और उन तरीकों से हाई शुगर को क्या करता है? कम करता है। कौन सा हार्मोन है जिससे शुगर लेवल क्या हो सकती है? बढ़ सकती है? लो ग्लूकोज को हाई करना ग्लूकागॉन। इंसुलिन आल्सो इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्लूकागॉन। ये ग्लूकागॉन की रिलीज को भी क्या करता है? इनहिबिट करता है। सो इनहिबिट रिलीज ऑफ ग्लूकागॉन। ये ग्लूकागॉन की जो रिलीज है उसको इनहिबिट करता है ताकि वो शुगर लेवल क्या करे? ज्यादा ना करे। तो इन सब प्रोसेसेस, इन सब तरीकों की वजह से एट द एंड ऑफ द डे इंसुलिन में ये कैपेबिलिटी अल्लाह ने रखी है कि वो क्या करे? हाई शुगर को कम कर सके। क्लियर है? अब अगर फॉर एग्जांपल हम आते हैं उसकी पैथोलॉजी पे, अगर बीटा सेल डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, बीटा सेल खराब है, तो इंसुलिन नहीं होगा, तो फिर शुगर लेवल क्या रहेगा? ज्यादा, हाइपरग्लाइसीमिया। या अगर बीटा सेल काम करते हैं लेकिन वो इंसुलिन की रिलीज क्या कर रहे? बहुत कम कर रहे, तो कैन वी डिक्रीज हाई शुगर लेवल? नो। तो फिर द पेशेंट बिकम हाइपरग्लाइसेमिक एंड अ डिसऑर्डर इज कॉल्ड ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। क्लियर है? तो डायबिटीज मेलाइटस के अंदर या तो बीटा सेल इंसुलिन देगा नहीं या उतना नहीं देगा जितना हाई शुगर को कम करने के लिए चाहिए। तो दोनों कंडीशन में देयर विल बी अनकंट्रोल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। तो हेडिंग दे व्हाट इज डायबिटीज मेलाइटस, उसके एमसीक्यूज। ये फिजियोलॉजी समझ गए कि नहीं? तो इसके बाद जो इसमें पैथोलॉजीज है डायबिटीज मेलाइटस, वो आप लोगों को बताने लगा कि डायबिटीज मेलाइटस किस तरह होती है, इसकी टाइप्स क्या है, और इसकी फिर हम आगे जाकर इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट सीपीएसपी के अंदर इसकी कॉमन क्वेश्चन कौन कौन सी आती है। तो देखिए डायबिटीज मेलाइटस वेरी वेरी कॉमन, डायबिटीज मेलाइटस। ओके, इसका क्वेश्चन ये आता है, ये सिर्फ सुन ले, नोट करे बाद में। कार्डियोवास्कुलर डिजीज जितनी है कार्डियोवास्कुलर, उसकी जो 4 मेन रिस्क फैक्टर है वो कौन कौन सी है? नंबर 1 इज एथेरोस्क्लेरोसिस लीड टू कार्डियोवास्कुलर डिजीज, तो उसकी 4 मेन रिस्क फैक्टर है। नंबर 1 इज अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, नंबर 2 इज क्रोनिक स्मोकिंग, नंबर 3 इज हाइपरलिपिडेमिया एंड द थर्ड इज डायबिटीज, फोर्थ इज डायबिटीज। तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाइपरलिपिडेमिया और क्रोनिक स्मोकिंग, ये 4 है। एग्जाम में अगर आ जाए द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस या कार्डियोवास्कुलर डिजीज वो हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन। लेकिन द वर्स्ट रिस्क फैक्टर, वर्स्ट अगर उसकी वजह से हो जाए द आउटकम विल बी वेरी वेरी पुअर आंसर द डायबिटीज मेलाइटस। तो द कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस इज हाइपरटेंशन। ये सीपीएसपी की एफसीपीएस ग्रुप में बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लोग देते हैं, उस पर भी बहुत ज्यादा डिबेट हुई थी, बट इट इज सुपर इजी। कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर व्हाट? एथेरोस्क्लेरोसिस, ये क्या है? हाइपरटेंशन है। वर्स्ट अगर आ जाए, वर्स्ट रिस्क फैक्टर अगर आ जाए आंसर इज डायबिटीज। इसकी आउटकम इतनी फिर अच्छी नहीं होती बिकॉज द पेशेंट इज ऑलरेडी इम्यूनो कम्प्रोमाइज। लेकिन डिसऑर्डर
characterized by lack of insulin or defective release of insulin. Release of insulin leading to uncontrolled hyperglycemia. Leading to uncontrolled हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज का हाई लेवल कम करता ही इंसुलिन है। डायबिटीज के अंदर या तो इंसुलिन होता नहीं है, या अगर होता है तो इतना नहीं होता कि वो शुगर को क्या कर सके, कम कर सके। so that both condition is called diabetes mellitus. Diabetes mellitus depending upon the insulin, इसको हम डिस्कस करेंगे एक कॉलम में, टाइप 1 एंड टाइप 2। यहाँ पे लेके DM1 डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 और इस साइड पे लेके DM2 विच इज डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2, और इस साइड पे लेके इस साइड पे आप लोग लेके वेरिएबल्स। हम वेरिएबल्स की बात करते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है, वेरिएबल्स भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमने वेरिएबल्स को डिस्कस करना होगा। वेरिएबल में नंबर 1 तो लेके व्हाट इज दी प्राइमरी डिफेक्ट। प्राइमरी डिफेक्ट अगर आ जाए, कोई आपसे ये पूछे कि प्राइमरी डिफेक्ट दोनों में क्या है, हाँ जी, दोनों की प्राइमरी डिफेक्ट क्या है, इसका प्राइमरी डिफेक्ट कहाँ पे है, टाइप 1 की, बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास। तो इसमें लेके ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास। बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास, आप लोग खुद बताएं, अगर किसी पेशेंट में ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाए किस चीज की, बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास की, तो उस बंदे में इंसुलिन रिलीज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर इंसुलिन रिलीज कम हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए, तो कैन वी डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल, नो, सो देयर विल बी हाइपरग्लाइसीमिया। अनदर क्वेश्चन which is come in the exam, can this is associated with, देखें इसमें याद रखें कि ऑटो इम्यून डिजीज मीन कभी कभार मिस्टेकनली अपनी इम्यून सिस्टम से आने वाली एंटीबॉडी वो नॉर्मल सेल को डैमेज कर देते हैं। तो अगर बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाए, कैन देयर विल बी रिलीज ऑफ इंसुलिन, नो, लैक ऑफ इंसुलिन। और अगर ये एग्जाम में आ जाए कि विच एंटीबॉडी टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टाइप 1 इफ यू सस्पेक्ट ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन, आंसर इज ग्लूटामिक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंटीबॉडी। ये भी लिखे, ग्लूटामिक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंटीबॉडी। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंटीबॉडी, सिंपल इसको हम GADA, ग्लूटामिक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंटीबॉडी। This is often tested for the destruction to the beta cell, especially if we suspect autoimmune diseases. And the most common cause of beta cell still nowadays considered as the autoimmune destruction. Okay, इसमें क्या होता है टाइप 2 डायबिटीज में, इसमें डिस्ट्रक्शन बीटा सेल का होता है या इंसुलिन होता है लेकिन रिसेप्टर पे काम नहीं करता, उस पे रिसेप्टर, तो उसमें लेके इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब beta cell is okay, beta cell producing insulin, but insulin cannot work on the proper receptors, तो insulin increase insulin resistance। अब इधर देखें, इसमें मतलब आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन, इधर देखें इंसुलिन तो आता है, वो अलग बात है कि नॉर्मल है या कम, इसमें तो इंसुलिन होता नहीं है, लैक ऑफ इंसुलिन। इसमें इंसुलिन या कम आता है या नॉर्मल भी होता है, लेकिन वो इंसुलिन प्रॉपर रिसेप्टर पे काम नहीं कर सकती, तो इसके लिए रिस्क फैक्टर होते हैं। वाई इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली ऑन द रिसेप्टर, रिस्क फैक्टर, द एग्जैक्ट etiology still on the new research, it is failed what is the exact reason behind resistance to insulin in type 2, but it is believed that some risk factor are there which increase the chances of insulin resistance. Answer is obesity. Obesity is not the cause,
but it is one of the strong risk factor for type 2 diabetes. Obesity, obese लोग जिसकी BMI बॉडी मास इंडेक्स क्या होती है, ज़्यादा, तो obesity, lack of exercise, मतलब lack of exercise जिसको sedentary life कहते हैं, तो obesity, lack of exercise, और इसके अंदर एक और कंडीशन भी कभी कभार एग्जाम में आती है, एमाइलोडोसिस. कौन सी? अमाइलोडोसिस. व्हाट इज दिस? इट इज द एबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ एमाइलॉइड प्रोटीन इन द बॉडी एंड डिफरेंट टिश्यूज. अगर बीटा सेल पे अमाइलोडोसिस टेक टाइम, इट इज अ क्रोनिक कंडीशन, तो अगर एमाइलॉइड जैसे प्रोटीन की क्या हो जाए, डिपोजिशन, तो वहां से बीटा सेल की जो पॉपुलेशन है उसकी फंक्शन क्या हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता कम, तो रिलीज ऑफ इंसुलिन विल बी डिक्रीज, और वो इंसुलिन इतने नहीं आएंगे जिससे हम हाई शुगर को क्या कर सके, लो कर सके. तो अमाइलोडोसिस में हम कह सकते हैं कि इट कैन कॉज प्रोग्रेसिव, व्हाट इज मेंट बाय प्रोग्रेसिव, आहिस्ता, प्रोग्रेसिव पेंक्रियाटिक बीटा सेल फेलियर. अमाइलोडोसिस कैन कॉज प्रोग्रेसिव पेंक्रियाटिक बीटा सेल फेलियर इन लीडिंग टू डिक्रीज इंसुलिन रिलीज. क्लियर है? नेक्स्ट लिखे एज ऑनसेट, मतलब कॉमन एज, पीक एजेस. पीक एजेस के अंदर, पीक एजेस में ये अर्ली आएगी कि लेट, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ये किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन जो ओबेसिटी है उसकी ज़्यादातर मसाइल कब आती है, मतलब मिडिल एज के अंदर. तो इसमें लेके इट इज सीन इन अर्ली एजेस लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एजेस. जो टाइप 1 डिजीज है इसकी जो ऑनसेट है ये अर्ली होती है, अर्ली एजेस, अर्ली लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज, और ये लेट होता है, लेट ऑनसेट मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एज. क्लियर है? तो ये अर्ली है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस. इसको हम जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं, जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस, DM. और इसको हम क्या कहते हैं, लेट ऑनसेट या एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस, DM. सो जुवेनाइल मीन अर्ली, यंग एजेस के अंदर, ये टाइप 1 है, लेकिन एडल्ट मीन लेट ऑनसेट, ये टाइप 2 होता है. क्लियर है? एसोसिएशन विद ओबेसिटी, अगर यह आ जाए कि भाई एसोसिएशन विद ओबेसिटी, कि डायबिटीज के साथ ओबेसिटी की लिंक है कि नहीं, एसोसिएशन विद ओबेसिटी, तो टाइप 1 के साथ ओबेसिटी का कोई लिंक है, नो, लेकिन ओबेसिटी इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद टाइप 2 डायबिटीज. ये हमें ये बता रही है कि टाइप 2 डायबिटीज के अंदर वी कैन नॉट इग्नोर ओबेसिटी बिकॉज देयर इज ओबेसिटी. इसका मतलब यह है कि ओबेसिटी के अंदर हमेशा हमने ये देखना है कि टाइप 2 के पेशेंट में ओबेसिटी ज़्यादा होती है. लेकिन ग्लूकोज इंटॉलरेंस, इसकी बेसिस पे दोनों को देखते हैं. ग्लूकोज इंटॉलरेंस, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, इसका मतलब क्या है, एनीवन, कि कौन सा डायबिटीज पेशेंट है जो ग्लूकोज टॉलरेट ही नहीं करेगा. इंटॉलरेंस मतलब कांट टॉलरेट, वो टाइप 1 है, क्योंकि इसमें तो ग्लूकोज को कम करने के लिए जो इंसुलिन है वो तो बिल्कुल नहीं है. सो कैन दिस पीपल टॉलरेट ग्लूकोज, नो. यहाँ पे लेके ग्लूकोज इंटॉलरेंस इज माइल्ड और सीवियर, लेकिन यहाँ पे माइल्ड टू मॉडरेट. इसका वजह क्या है, इसका वजह यह है इन लोगों के अंदर स्टिल देयर इज सम परसेंट ऑफ इंसुलिन. इंसुलिन कहीं ना कहीं पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम करेगा. नेक्स्ट लिखे, द नेक्स्ट इज HLA. व्हाट इज HLA स्टैंड फॉर, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन. HLA किसके साथ, HLA एसोसिएशन इज सीन इन टाइप 1. अगर MCQs आ जाए कि विच HLA इज एसोसिएशन सीन इन डायबिटीज, DR3 एंड DR4. जिस तरह HLA B27, HLA B से हम पढ़ेंगे, DR4 रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो HLA DR3 DR4 पॉजिटिव, ये कौन सा डायबिटीज होता है, टाइप 1. तो HLA से मुराद क्या है, दिस डायबिटीज है सम जेनेटिक एसोसिएशन, हो सकती है कि नहीं, लेकिन इसमें नो जेनेटिक एसोसिएशन, इसमें नो HLA, इसमें HLA का कोई जनाब कंसेप्ट नहीं है. सो विच HLA एसोसिएशन इज सीन इन टाइप 1, आंसर इज DR3 एंड DR4. क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों ने ये याद रखना है कि इसमें कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सी हो सकती है, DKA, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. इसकी अगर हम कॉमन कॉम्प्लिकेशन की बात करें टाइप 1 की, तो टाइप 1 की कॉमन कॉम्प्लिकेशन दैट इज कॉल्ड DKA. DKA स्टैंड फॉर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. लेकिन अगर एग्जाम में आप लोगों से ये पूछा जाए
कि व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज? आंसर इज हाइपरऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक नॉन कीटोटिक कोमा। तो हाइपर इसको हांग कहते हैं, HHNC स्टैंड फॉर हाइपरऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक नॉन कीटोटिक कोमा। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना है। Anyone can tell me why DKA seen in type 1 but not in type 2? हाँ जी, ये क्यों होता है? टाइप 1 टाइप 2 में DKA क्यों नहीं होता, सिर्फ DKA इसमें क्यों होता है? देखे, DKA इसलिए होता है, DKA इज lethal and life threatening complication of, हाँ जी, which one? DM1 because due to lack of insulin। किस वजह से? इंसुलिन की ना होने की वजह से। What is the effect of insulin on lipid? हाँ जी, लाइपोजेनेसिस, वो लिपिड बनाता है। तो अगर टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन ना हो तो फिर लिपिड की क्या होगी? ब्रेकडाउन। तो इंसुलिन ना होने की वजह से देयर विल बी लाइपोलाइसिस, और अगर लिपिड ब्रेकडाउन होगी तो फ्री फैटी एसिड बनेगी, एंड दिस फ्री फैटी एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू कीटोन बॉडीज या एसिटाइल को ए। ये किस में कन्वर्ट होती है? एसिटाइल को एज अ 2 कार्बन कंपाउंड, एंड लेटर दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। ये कीटोन बॉडीज कहाँ पे बनती है? लीवर के अंदर। और लीवर के अंदर जो कीटोन बॉडीज बनती है, दे आर मेनली 3: एसीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एंड एसीटो एसीटेट। ये भी तीनों याद रखें, एसीटो एसीटेट। अब मुझे ये बताए, कीटोन बॉडीज रिलीजेस एसिड्स, ये एसिड रिलीज करती है, तो इसका मतलब पेशेंट पहले से क्या था? डायबिटिक था, डी, साथ में क्या बन गई? कीटोन बॉडी, और वो पीएच को क्या बना चुके हैं? एसिडिक, एसिडोसिस। आंसर इज DKA। अब क्या मतलब ये है कि इन लोगों में तो इंसुलिन होता है, वो ग्लूकोज रिसेप्टर पे काम नहीं कर सकता, लिपिड को तो बना सकता है, तो लाइपोजेनेसिस की वजह से इन लोगों में क्या नहीं होता? शाबाश, DKA नहीं होता। लेकिन इंसुलिन ना होने की वजह से, लाइपोलाइसिस की वजह से इन लोगों में DKA होता है। तो DKA पेशेंट किस सिम्टम के साथ आएगा? एनीवन? DKA पेशेंट प्रेजेंटेड विद डिलीरियम, D स्टैंड फॉर डिलीरियम, K for coastal breathing, it is called deep breathing, A for abdominal pain. Whenever a young male or female with a known case of type 1 diabetes presented with sudden onset delirium, coastal breathing and abdominal pain, that should be the case of DKA until proven otherwise. Clear है? ये इसका मेन पॉइंट है। DKA पेशेंट के अंदर क्या होता है? कीटो एसिडोसिस होता है। एसिडोसिस की वजह से मतलब, और कीटोन, ये तो कीटोन बॉडी भी बन रही, लेकिन इस बंदे का ग्लूकोज लेवल भी क्या है? ज्यादा है, ये तो ग्लूकोज टॉलरेट ही नहीं कर सकता। ग्लूकोज इज हाइपर ऑस्मोलर या हाई ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस, तो ये मुख्तलिफ सेल से क्या ड्रा करेगा? वाटर। तो वाटर ड्रा करने से DKA पेशेंट में देयर इज अ सीवियर डिहाइड्रेशन। तो इसलिए DKA पेशेंट में सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? IV फ्लूइड लगाते हैं, और IV फ्लूइड के बाद हम क्या लगाएंगे? IV इंसुलिन। And the choice of insulin which is given in DKA patient is regular insulin. It is a short acting insulin, Humulin R के नाम से आती है, और किस रूट से हम देंगे? IV रूट से देंगे, क्योंकि IV रूट की बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। इधर देखिए, इसको सुन ले, हांग की तरफ आते हैं। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन होता है, लेकिन वो अपने ग्लूकोज रिसेप्टर पे काम नहीं करता। तो इन लोगों में ग्लूकोज का लेवल क्या है? ज्यादा है। ग्लूकोज लेवल ज्यादा है, अब ग्लूकोज बढ़ता जाएगा, तो एक वक्त आएगा कि वो ज्यादा से ज्यादा सेल से क्या ड्रा करेगा? वाटर। वाई? ग्लूकोज इज ऑस्मोटिकली एक्टिव। तो जब ये वाटर ड्रा करेगा, सुन ले, so that water will goes into the kidney, will leak out in the form of urine। तो पोलीयूरिया होगा। जितना वो वाटर जाएगी बाहर, तो बॉडी के अंदर वाटर की लेवल कम हो जाएगी, सॉल्यूट की लेवल क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। तो हाइपर ऑस्मोलरिटी, ऑस्मोलरिटी एंड टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट सीरम की क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और मुझे ये बताएं, वाई ऑस्मोलरिटी इज हाई, कि हमने फ्लूइड ड्रा की थी किस चीज की वजह से? ग्लूकोज बढ़ने से। तो हाइपर ऑस्मोलर स्टेट ड्यू टू हाइपरग्लाइसीमिया। तो हाइपर ऑस्मोलर
हाइपरग्लाइसीमिक। और अगर हम ज्यादा वाटर ड्रा करेंगे द ब्रेन विल अंडरगो डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन की वजह से फ्लूइड सब्सटेंसेस कम हो जाएगी, तो बंदा किस में रह सकता है, कोमा में जा सकता है, लेकिन स्टिल इसमें कीटोन बॉडी नहीं बने हैं, तो इसको हाइपरस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक नॉन कीटोटिक कोमा कहते हैं। इसमें पेशेंट भी कम कोमाटोज, लेकिन इसके अंदर कीटोन बॉडी नहीं बनेगी, दैट इज कीटोटिक कोमा के नॉन कीटोटिक कोमा, इट इज नॉन कीटोटिक कोमा, क्योंकि इंसुलिन स्टिल कैन डू लाइपोजेनेसिस। और अगर इसमें बंदा कोमा में चला जाए तो उसको क्या कहेंगे, कीटोटिक कोमा, क्योंकि इसमें क्या चीज बनी है, कीटो एसिडोसिस। ये सिम्टम जल्दी आते हैं कि इसके सिम्टम जल्दी आते हैं। द सिम्टम ऑफ डीकेए इज सडन ऑनसेट एब्रप्टली, लेकिन इस बंदे को तो पता नहीं है, उसका तो ग्लूकोज बढ़ता जाएगा, ड्रा करने में वाटर और सिम्टम लाने में बहुत टाइम, सो हांग इज वेरी वेरी प्रोग्रेसिव एंड स्लो ऑनसेट, लेकिन डीकेए इज रैपिड एंड एक्यूट ऑनसेट होता है। क्लियर है? इसमें हम क्या देंगे बाहर से, द मोस्ट एक्यूरेट ट्रीटमेंट इन हांग इनिशियली स्टिल अगेन आंसर इज आईवी, एग्रेसिव आईवी फ्लूइड, क्योंकि इसमें ज्यादा ग्लूकोज ने क्या चीज की है, बढ़ाई। इसमें पता है, याद रखें एमसीक्यूज में हांग के अंदर ग्लूकोज ज्यादा बढ़ गए होंगे आहिस्ता आहिस्ता, एंड व्हेन ग्लूकोज क्रॉस 600 मिलीग्राम पर डीएल, ग्लूकोज नॉर्मली 200 तक नॉर्मल कंसिडर किया जाते हैं आरबीएस के अंदर, और फास्टिंग में 126। अगर ग्लूकोज की लेवल कितने से ज्यादा हो जाए, 600 मिलीग्राम से ज्यादा हो जाए, तो वो इतना वाटर ड्रा करेगी कि इट कैन कॉज सीवियर डिहाइड्रेशन। तो ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी कि कम होगी, ऑस्मोलरिटी विल बी मोर देन 320 मिलीमोल पर केजी पर ऑस्मोल, तो मोर देन 320 मिली ऑस्मोल पर केजी से ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी, हाँ जी, और ग्लूकोज का लेवल कितने से बढ़ेगा, 600 से, तो बंदे में। लेकिन ये एसिडोसिस करा सकता है, नहीं करा सकता, तो pH will be not less than 7.35 rather than the pH is normal or it will be increased। pH या बढ़ सकती है या नॉर्मल हो सकती है, लेकिन इसमें एसिडोसिस का कंसेप्ट नहीं है, बिकॉज देयर इज नो कीटोन बॉडी फॉर्मेशन। सो दिस इज द एमसीक्यूज एरिया, सारा का सारा आप लोगों को इस पे एमसीक्यूज आने चाहिए। Tomorrow we will discuss the next half of this because it is a very very important area for CPSP regarding 5 to 6 MCQs question. Tomorrow will be investigation for diabetes, complication of diabetes with management of diabetes. इंशाल्लाह इसको कल लेके जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फ्रॉम टुडे 10 PM to next 48 hour the test will be available on individual link। तो आप लोग इस 48 hour के अंदर जितनी मर्तबा टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहे आप लोगों को टेस्ट अवेलेबल होगा, ठीक है, इन फर्स्ट 13 लेक्चर।